let's move to the next topic, that is work energy theorem. Okay, so work energy theorem समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ सरफेस, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक ले लिया है. दिस इज अ ब्लॉक whose mass is m and initially moving with a velocity of u at position A. Okay, so this is a block initially moving with velocity u having a mass m. तो इस ब्लॉक के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक फोर्स अप्लाई करवा दिया F. इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन मिलेगा. उस एक्सेलरेशन की वजह से ब्लॉक अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा. तो ये पॉइंट पे आते आते ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये पॉइंट पे आते आते ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई v एट पोजीशन B. करेक्ट, मास m ही है उसका. ओके, तो यहां पर हमने देखा दैट ब्लॉक हैज मेड अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट. ओके, द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज s, द टोटल डिस्प्लेसमेंट s. क्लियर. दिस फोर्स कैन बी एनीथिंग, कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट हियर व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस. अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो अभी हम वर्क डन ही फाइंड आउट करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए. तो पोजीशन ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि पोजीशन ए पे वेलोसिटी यू था. अब बात करेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी. तो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि बी पे वेलोसिटी वी था. वर्क एनर्जी थियरम का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझो. इस थियरम में हम क्या करने वाले हैं, वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी. वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने वाले. क्लियर. ओके, सो नाउ इफ यू लुक केयरफुली इन द डायग्राम, दैट वर्क डन इज नथिंग बट, सी वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. बट अगर ये फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स रहा, ये फोर्स आपका वेरिएबल फोर्स रहा, तो हमें पता है हमें क्या करना होता है. मैंने आपको ये बहुत बार बताया. ठीक है, ये फोर्स को, अगर ये वाला फोर्स वेरिएबल फोर्स रहा, तो आपको कुछ भी करना है. यहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा इंटरवल लिया. सी दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक. ये ब्लॉक इस लाइन पे मूव कर रहा है लाइक दिस. ओके, तो जब मतलब मान लो ब्लॉक का जो सेंटर यहां पर है, कौन से पोजीशन पे, पोजीशन P पे, और कुछ देर के बाद वो पोजीशन Q पे आ गया, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q, this displacement I'm talking about, the displacement from P to Q, let's talk about that. This displacement is ds, very 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 small displacement. इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि P से Q तक आने में ये फोर्स क्या रहा, कांस्टेंट रहा. ये फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ. इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस लेक्चर में, तो मैं वापस से उधर नहीं जाऊंगा. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जब बॉडी P से Q तक गया तब डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा था कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं. इस फोर्स में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं. ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करेंगे वर्क डन की, सो इन दिस केस वी नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन, dw इज द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम P टू Q. P से Q तक खिसकाने में जो वर्क डन लगा बॉडी को, दैट इज dw. तो अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम A टू B, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि P से Q तक लेके जाने में dw का वर्क डन है. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स है जहां पर वर्क डन इज इक्वल्स टू dw, और इन सारे इंटरवल्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज फोर्स, बट फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. So therefore work done is equals to integration of mass into acceleration into displacement. Correct? But हमें पता है acceleration क्या होता है, acceleration is the rate of change of velocity dv by dt. तो acceleration की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा. So acceleration is equals to integration of mass, acceleration की जगह मैंने dv by dt डाल दिया, into displacement ds. करेक्ट. तो इस चीज को हम थोड़े अलग तरीके से लिखते हैं, मीन्स कुछ मैं इस तरीके से लिखूंगा लाइक दिस. अब ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. तो वर्क डन हमारा क्या आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डीवी. मतलब हमें इंटीग्रेशन किसका निकालना है, वेलोसिटी का निकालना है. अगर मुझे इंटीग्रेशन वेलोसिटी का निकालना है तो ऑब्वियसली जो लिमिट्स में डिसाइड करूंगा वो वेलोसिटी की लिमिट होगी. व्हाट इज द इनिशियल लिमिट फॉर द वेलोसिटी, इट इज u.
एंड व्हाट इज द फाइनल लिमिट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज v। तो इनिशियल और फाइनल लिमिट मैंने डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा वर्क डन का, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी है ना, मास मैंने कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम u टू v v dv। v का पावर कितना है, n है, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, x रेज टू n dx विच इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब v का पावर अगर 1 है, v टू दी पावर 1 बिकम v टू दी पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन मीन्स v स्क्वायर अपॉन 2। मैं यहाँ पर क्या करूंगा m, और मैं यहाँ पर लिखूंगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स पुट कर देंगे u से v तक, करेक्ट। तो एक बार हमें अपर लिमिट पुट करनी है m v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देनी है, क्लियर। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज योर वर्क डन। व्हाट इज नाउ हाफ एम वी स्क्वायर क्या था, सॉरी, what is half mv square, half mv square is the kinetic energy at position b, or you can say final kinetic energy. And what is half mu square, it is kinetic energy at position a, that is initial kinetic energy। position a पे kinetic energy initial था, position b पे final kinetic energy है। so work done कितना हो गया, work done you can say it is a final kinetic energy minus initial kinetic energy, okay। so this is the formula we have, clear। so this is the relation between the work done and the energy। so that's why this relation is known as, or this theorem is known as work energy theorem। इसी के लिए इसको हम क्या कहते हैं, work energy theorem कहते हैं। so please copy down this part, then we will discuss some important points on work energy theorem। please copy down। so now it's time to discuss some important points on the work energy theorem। now for example, as we calculate that work done is nothing but the change in kinetic energy, what happens if one or more forces is acting on the body, okay। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, सपोज दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2, दिस इज फोर्स F3, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहा है, तो क्या उस कंडीशन में वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन वैलिड है, यस वर्क एनर्जी इक्वेशन थ्योरम वैलिड है। लेकिन यहाँ पर जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे, सो दिस वर्क डन इज द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस। ये जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस, जैसे कि इस बॉडी में देयर आर द थ्री फोर्सेस F1 F2 एंड F3, करेक्ट। इफ बॉडी में देयर आर द थ्री फोर्सेस, तो उस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम जो होगा वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 विच इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके। मतलब जो बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है, उन सारी फोर्सेस का वर्क डन हमें क्या करना है, ऐड करना है, ओके, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो कैन आई से दैट, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा वर्क एनर्जी जो थ्योरम होगा, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द वर्क विच इज इक्वल्स टू final kinetic energy minus initial kinetic energy, yes। so this equation is the valid equation that we have, clear। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही है, तो उन सारी फोर्सेस की वजह से बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ है वो आपको कैलकुलेट करके ऐड करना है, विच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल थिंग, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो अभी क्या होता है ना क्लास, बहुत बार ऐसे होगा सिस्टम में, किसी भी अगर हम सिस्टम की बात करें, फोर्सेस जो डेवलप होता है वो इंटरनल फोर्स भी होता है, और जो फोर्सेस होगा वो एक्सटर्नल फोर्सेस भी होगा। तो उस केस में क्या होगा, ये तो चलो यहाँ पर अगर मैंने पूरे सिस्टम की बात की है, तो यहाँ पर जो भी फोर्सेस होगा उनके वजह से ये इक्वेशन वैलिड होगा, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इंटरनल फोर्सेस भी डेवलप होती है और एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती है, ओके। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द वर्क एनर्जी थ्योरम, लेट्स डिस्कस, ओके। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, चलो बात करते हैं। सो वहां पर मैं लिखूंगा दैट वर्क एनर्जी थ्योरम of due to the all internal forces plus work done by all the external forces, work done by all the internal forces plus work done by all the external forces is equals to change in kinetic energy, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy। तो तभी आपकी ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी, करेक्ट, ओके। अभी यहां पर जब आप बात कर रहे हो, सी व्हाट हैपेंस ना, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो इंटरनल वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेस, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, विच लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
जब हम सारी इंटरनल फोर्सेस को ऐड करेंगे तो आंसर हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। ओके, बट हमें पता है अगर हमने सारे इंटरनल फोर्सेस को ऐड किया तो आंसर हमें 0 मिल रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस भी 0 आए, कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्सेस वर्क डन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? दिस इक्वेशन इज अ वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द इक्वेशन फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपकी इक्वेशन हो जाएगी वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय द सूडो फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय सम अदर फोर्सेस जो हमें नहीं पता होगा, तो हम उसको भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। इट इज नथिंग बट व्हाट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस। सो दिस इज द इक्वेशन वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो दिस आर द सम important points that you need to keep in mind. Okay, these are the some important points जो हमें ध्यान रखना है।